आशीष चौधरी, परिवर्तन आईएएस बहराइच से। आज आपको मैं सामाजिक मुद्दों के भाग 2 के तहत चर्चा करूंगा। सामाजिक मुद्दे भाग 1 में मैंने धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के प्रति अपने व्यूज या जो भी थॉट्स थे उनको रखा था, और उसको आप अगर देखेंगे तो आपको धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता और सांप्रदायिकता के बीच कहाँ से आते हैं इसके बारे में पता चलेगा। उसी का नेक्स्ट चरण है जो कि सांप्रदायिकता से ज़्यादातर उद्भव होता है, और सांप्रदायिकता के लिए वो बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है उसको समझना, जो कि आज हमारा चर्चा का भाग है तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण। तुष्टीकरण मीन्स अपीजमेंट एंड ध्रुवीकरण मीन्स पोलराइजेशन। तो ये एक राजनीतिक तत्व भी है, राजनीति में इसका ज्यादातर यूज होता है आजकल। अगर हम देखें न्यूज़पेपर्स वगैरह में तो इसका प्रयोग हम राजनीति में ही ज्यादातर करते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति या ध्रुवीकरण, राजनीति में ध्रुवीकरण हो रहा है। तो एक राजनीतिक चर्चा का विषय भी है, लेकिन हमारे जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंटरव्यू का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो आजकल ऐसे ही टॉपिक्स जिनमें बहुत विरोधाभास होता है उन्हीं को खास करके इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं, और सोशल इश्यूज के टॉपिक ही उठाए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारे पेशेंस का पता चलता है, इन्हीं से हमारी सोच का पता चलता है समाज के लिए या देश के लिए कैसे हम क्या भावना रखते हैं, किस तरह के थॉट्स हमारे दिमाग में हैं, ये वो इंटरव्यू में या साक्षात्कार में वो जान जाते हैं, और ऐसे ही टॉपिक्स को वो ज्यादातर उठाते हैं। तो आज भाग 1 में मैंने आपको पंथ निरपेक्षता और सांप्रदायिकता के विषय में बताया था, और सांप्रदायिकता पैदा होने का विशेष कारण भी तुष्टीकरण है, क्योंकि तुष्टीकरण से ही सांप्रदायिकता का जन्म हो जाता है कभी कभी, या ज्यादातर संभवतः होता है। तो पहले मैं ये बता दूं कि तुष्टीकरण या अपीजमेंट क्या है। जैसा कि शाब्दिक अर्थ तो यही है कि किसी की सीधा सा शाब्दिक अर्थ है कि किसी की बात में हाँ मिला देना, या किसी ने कहा कि वो आम नहीं इमली है, शायद वो आम ही हो, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, या जिसको कह सकते हैं मौके पर फायदे उठाने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिला लेना, बिना किसी तर्क शक्ति के का प्रयोग किए हुए, या हम उसका कोई विरोध ना करें। हमको अगर किसी से कोई फायदा हो रहा है और हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते चले जाएं, तो वही तुष्टीकरण कहलाता है। और ऐसा तभी होता है जब वो हमसे ज्यादा पराक्रमी हो, या हमसे ज्यादा प्रभाव रखता हो, या हमको उससे कोई काम निकलवाना हो। तो भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण का प्रयोग ज्यादातर वोट हासिल करने के लिए किया गया आज तक, और बहुत से राजनीतिक पार्टियों ने तुष्टीकरण का प्रयोग करके अपने हित साधे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद ही ये तुष्टीकरण की राजनीति हमारे यहाँ आई। हमको अपना इतिहास अगर देखें तो हमारे यहाँ यूरोपियों के आगमन के बाद उन्होंने हमारी राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया, और यूरोपियों ने, अंग्रेजों ने जब ये देखा कि भारत में तो कोई एक केंद्रीय सत्ता है ही नहीं, सेंट्रल पावर है ही नहीं, तो क्यों ना हम ही इस पर जो है धीरे धीरे राज करें, और अपने देश के इस देश के संसाधनों का यूज करके अपने देश में हम विकास कर लें। और यही एक औपनिवेशिक मानसिकता का पर्याय है कि जब हम किसी देश को अपना भाग ना माने, सिर्फ उसके संसाधनों का यूज करें अपने देश के हितों के लिए, तो यही औपनिवेशिक वाद की अवधारणा है। और ये हमारे ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने जो है 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में बहुत पूरे विश्व में औपनिवेशिक विचारधारा का प्रसार किया, और इस पर उन्होंने विश्व में बहुत से जगहों पर उनके संसाधनों का दोहन सिर्फ अपने विकास के लिए किया, और वहां उन्होंने कुछ नहीं किया। जिस देश के संसाधनों का दोहन कर रहे थे उनके लिए शायद ही कुछ किया हो। तो जब प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, ये आधुनिक इतिहास का एक विषय है, लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी चर्चा करूंगा इसमें कि कैसे अंग्रेजों ने यहाँ की सत्ता प्राप्त की। तो जब वो यहाँ पर सत्ता के लिए अपने हाथ पैर चला रहे थे, तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। अलग अलग क्षेत्रीयता की भावना के साथ जी रहे थे। दक्षिण में अलग अलग रियासतें थी, उत्तर भारत में बंगाल अलग रियासत था, अवध अलग रियासत थी, और इसी का फायदा उन्होंने उठाया। और 1757 में प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध 64 में, इस तरह से उन्होंने भारतीय राजनीति में सीधा हस्तक्षेप किया और धीरे धीरे सत्ता को अपने हाथों में लेना शुरू किया।
और 1857 के विद्रोह से पहले लगभग 100 सालों तक उन्होंने अपने हिसाब से नीतियों को ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि जिससे वो ज्यादा से ज्यादा फायदा यहाँ से उठा सकें, और उसी की परिणति हुई 1857 का विद्रोह। जो उन्होंने शोषण की नीतियां अपनाई वही 1857 के विद्रोह के रूप में उभर करके आई, और जिसके बाद कंपनी का शासन हटा दिया गया और सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत को ले आया गया, और भारत में ब्रिटिश क्राउन के या ब्रिटिश संसद की बनी नीतियों से सीधे शासन होने लगा। अब इस 1857 के युद्ध के बाद जो उस समय के बुद्धिजीवी रहे, अंग्रेज बुद्धिजीवी या जो भी थे, उन्होंने जब इस पर विचार किया तो उन्होंने एक चीज बहुत अचंभित करने वाली पाई। इस विद्रोह में भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता को उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर देखा, और उनको ये लगा कि अगर इस देश पर राज करना है तो हिंदू और मुसलमानों के बीच जब तक लड़ाई हम नहीं करवाएंगे, जब तक उनको एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, तब तक हम इस देश पर आसानी से राज नहीं कर सकते हैं। और इसी मानसिकता के तहत उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति भारत में शुरू की कि जब मुसलमानों को कोई लाभ देना हो तो उनको बिना सोचे समझे लाभ देना, हिंदुओं को अगर कोई लाभ देना हो तो बिना सोचे समझे लाभ देना। और यही तुष्टीकरण की राजनीति ने सांप्रदायिकता के बीज बोए, जिसका सबसे सीधा प्रमाण मिलता है 1909 के पृथक निर्वाचक मंडल सिद्धांत से। 1909 में अंग्रेजों ने एक पृथक निर्वाचक मंडल सिद्धांत दिया, और यही सांप्रदायिकता या तुष्टीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है एक तरह से। अब ये है कि इसके बारे में मैं आसानी से बता देता हूँ, थोड़ा इतिहास का विषय है। इसके तहत मुस्लिम धर्म के लोगों को पृथक निर्वाचक मंडल के तहत लाया गया, अर्थात जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे ये एक प्रकार का स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया उनको। इसकी मांग भी मुस्लिम लीग ने की, और मुस्लिम लीग को भी बनाने में अंग्रेजों ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे उन्होंने कांग्रेस को बनाने में सपोर्ट किया, वैसे ही जब उन्होंने कांग्रेस को बनाया, कांग्रेस को बनाने में अंग्रेजों का ही हाथ रहा है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और डफरिन के दिमाग की उपज थी कि भारतीय राजनीति में चल रहे उबाल को अगर हमको जानना है तो हमको अपना ही एक संगठन बनाना पड़ेगा। लेकिन उनको ये तब नहीं पता था कि जिस तरह से हम इस संगठन का निर्माण कर रहे हैं, धीरे धीरे राष्ट्रवाद की अवधारणा भारतीयों में भी आएगी, और वो सच में हमारे विरोध में बातें रखने लगेंगे, और वो उनके हाथ से निकल जाएगा संगठन, जैसा कि आगे चल के हुआ। तो जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस जो है वो उनके हाथ से निकल रही है, भारतीयों के हितों की बात कर रही है, तो फूट डालो और बांटो और राज करो की नीति के तहत उन्होंने मुस्लिम लीग संगठन को भी बनाने में बहुत सारी मदद की। और उनको लगा कि अगर हम एक मुसलमानों के लिए एक संगठन भी खड़ा कर देंगे तो दोनों में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करवा करके, लड़ाई करवा करके हम वर्षों तक और राज कर सकते हैं इस देश पर, और जिससे कि दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और जो मूल लक्ष्य है आजादी का वो उससे भटक जाएंगे। और इसमें वो बहुत सफल भी रहे। जब कभी भी लगता था कि अंग्रेजों के प्रति एक आजादी का या एक विरोध का भाव ज्यादा प्रकट हो रहा है, तो कुछ न कुछ एक ऐसा सिगुफा फेंकते थे कि हिंदू और मुसलमान उसी में लड़के रह जाते थे और अपने मेन स्वरूप को, मेन आजादी के लक्ष्य को वो भूल ही जाते थे। तो इसके तहत एक विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई, और वो विशेष आरक्षण ये था कि जिस जगह पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा वहां पृथक निर्वाचक मंडल लागू किया जाएगा, और उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को ही दिया जाएगा, और उसके साथ में वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुसलमानों को दिया जाएगा। मीन्स कि एक तरह से आपने इतना भेदभाव कर दिया कि अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र है मुस्लिम बाहुल्य, तो यहाँ सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं और इनको वोट भी सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही देंगे। तो आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ मुसलमान ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं और मुसलमान ही वोट दे सकते हैं, तो वो फिर अदर कम्युनिटी के लिए वो उनके हितों की चर्चा क्यों करेंगे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हुआ, मुसलमानों को खुश करने के लिए, अपील करने के लिए कि उनको भी लगे कि हम उनके हितैषी हैं और वो हिंदू धर्म के लोगों से या कांग्रेस से वो दूर हों। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका विरोध कांग्रेसों ने और कांग्रेस के अंदर के मुसलमानों ने किया शुरुआत में, लेकिन 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में, उसमें एक लखनऊ पैक्ट हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये मांग बिल्कुल गलत थी। ये पृथक निर्वाचन मंडल की प्रणाली बिल्कुल गलत थी।
लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। मुस्लिम लीग तो खैर उसी ने इस मांग को इस चीज के लिए मांग उठाई थी और खुद कांग्रेस में जो मुस्लिम धड़े के जो मुख्य नेता थे मौलाना आजाद साहब, उन्होंने इस वक्तव्य जब कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट समझौता किया 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में, तो उन्होंने इस पर बहुत विरोध जताया मौलाना आजाद ने और उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो बेवकूफ ही हैं जो कि इस पद्धति को दे रहे हैं, उनसे बड़े बेवकूफ कांग्रेसी हैं जो इस पद्धति को मान रहे हैं और इसका परिणाम भविष्य में बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि यहीं से सांप्रदायिकता का बीज बोने की शुरुआत हो जाएगी और ये आगे चल करके क्या इसके परिणाम होंगे वो कोई नहीं जान सकता, कितने भयावह परिणाम होंगे। और उसके परिणाम निकले 50 सालों के अंदर ही 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इसी बीज का परिणाम भारत का विभाजन रहा। तो एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा जो है बांटती है समुदायों को, कभी वो इसका जो है कोई लाभ हमको नहीं दिखाई देता है। वैसे तो इसकी शुरुआत जो हुई वो 1935 से 40 के बीच में ब्रिटेन के रैंजे मैकडॉनल्ड ने की। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तुष्टीकरण को देखें तो उन्होंने हिटलर का समर्थन किया, उन्होंने अपना आक्रामकता से बचने के लिए हिटलर की और उन्होंने तमाम सारी रियायतें दी जर्मनी को, तमाम सारे उनके लिए काम किए जो कि गलत था। आगे विश्व युद्ध के चलते भी गलत हुआ सिद्ध हुआ और उनकी तुष्टीकरण की नीति ने विश्व युद्ध को जो है ज्यादा बल दे दिया। तो इस प्रकार से जो है बाद में उन्हीं की नीति के तहत भारत में तुष्टीकरण की और शुरुआत हो गई। आजादी के बाद तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए जिनसे सीधे सीधे पता चला कि एक विशेष समुदाय का वोट हासिल करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और ये आज भी चल रहा है। आज इसका स्वरूप बहुत बदल गया है क्योंकि देखिए आज विदेशी ताकतें ये चाहती हैं, वो आश्चर्यचकित होती हैं कि भारत में 130 करोड़ की आबादी में हर धर्म के समुदाय के लोग रह रहे हैं, मुस्लिम धर्म के लोग रह रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग, क्रिश्चियनिटी के लोग रह रहे हैं और जिस प्रकार से क्लैशेस विश्व में हैं इन समुदायों में, डिफरेंट समुदायों में, उस हिसाब से भारत में कुछ नहीं है। मतलब जो घटनाएं मीडिया दिखाती भी है वो सिर्फ कुंठित मानसिकता का ही एक प्रभाव है। कुछ लोगों की मानसिकता बहुत ही धर्मांध व्यक्तियों की मानसिकता है और वो आप समझ लीजिए कि समुद्र में एक लोटे पानी के बराबर है। लेकिन आज हमारी मीडिया, आज हमारा प्रचार तंत्र उसको इस हिसाब से दिखाता है कि लोगों के मन में एक भेदभाव, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना पैदा हो। हाँ, न्यूज दिखाना या किसी चीज घटनाओं को बताना गलत नहीं है, लेकिन उनको इस हिसाब से बताना कि लोगों के मन में घृणा पैदा हो, वो चाहे हिंदू समुदाय के मन में घृणा पैदा करने की भावना हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के मन में घृणा करने की भावना पैदा करने की भावना हो, लेकिन दोनों ही अपने मायने में बहुत गलत है। क्योंकि जब हम अपीसमेंट की राजनीति अपनाते हैं तो वहीं से ध्रुवीकरण का की शुरुआत होती है। ये भी एक राजनीतिक टर्म है, पोलराइजेशन। ये तो सिंपल सा यही आप कह सकते हैं कि दो धड़े बन जाना, दो ध्रुव बन जाने। जैसे जिसके लिए अपीसमेंट की राजनीति होगी उसका जो निगेटिव धड़ा होगा, जो उसका दूसरा प्रभाव जो होगा, जो उसका निगेटिव, क्या आप ये कह सकते हैं कि जो उसके दूसरे लोग होंगे उसके तुष्टीकरण के जिनके लिए किया जा रहा है, उनके अलावा जो लोग होंगे उनके मन में अपने आप उस समुदाय के लिए घृणा आ जाएगी। क्योंकि भाई जब हम किसी एक समुदाय को विशेष आरक्षण देंगे या किसी एक समुदाय को हम बार बार उनके हितों को ध्यान में रखेंगे लेकिन दूसरे समुदाय के हितों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो उस दूसरे समुदाय के मन में उस समुदाय के प्रति घृणा आएगी। और एक बात आप जरूर सोचिए कि जो नीतियां इस तरह की बनाते हैं उनके लिए घृणा नहीं आती है। जिस समुदाय विशेष के लिए नीतियां बनाई जाती हैं उनके विकास के लिए, ऐसा नहीं है कि उनके विकास के लिए नीतियां नहीं बनानी चाहिए, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति भेदभाव कर देता है कि उनको ज्यादा दिया और दूसरे वाले को नहीं दिया या कम दिया, तो दूसरे समुदाय में उस समुदाय के प्रति घृणा आ जाती है, ना कि जो नीतियां बना रहा है उसके प्रति। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है मनुष्य की कि अगर हमारे मित्र को कुछ ज्यादा मिल रहा है और हमको कोई कुछ नहीं दे रहा है तो हमें जो दे रहा है उसके प्रति घृणा कम आएगी, बल्कि उस मित्र के प्रति घृणा ज्यादा आ जाएगी कि इनको आखिर क्यों मिला, इनके अंदर ऐसा क्या था कि इनको ज्यादा चीजें मिली।
तो यहाँ हमारे सरकारों को और हमारे प्रशासन तंत्र को ये जरूर देखना चाहिए कि वो जो भी योजनाएं बना रहे हैं, जो भी लाभ दे रहे हैं, उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे समुदाय में उस बात के लिए उस समुदाय के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है। क्योंकि वहां फिर क्या होता है, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक समुदाय दूसरे समुदाय से घृणा करने लगता है, और जब वो एक समुदाय दूसरे समुदाय से घृणा करने लगता है तो यही घृणा की भावना ध्रुवीकरण की राजनीति को जन्म देता है। मीन्स कि हम दो धड़ों में विभक्त हो गए, एक धड़ा वो जिसके लिए सरकारें बहुत ज्यादा कर रही हैं, एक धड़ा वो जिसके लिए सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। और ये ध्रुवीकरण बहुत घातक है हमारे विकास के लिए, क्योंकि यहाँ व्यक्ति जिस धड़े को अपनाता है उसके सिद्धांतों को आंख मूंद के मान लेता है, वो तार्किकता को अपनी भूल जाता है कि क्या नियम, क्या जो भी तार्किक रूप से होना चाहिए या जो तार्किक रूप से नहीं होना चाहिए, उनको वो अपने हिसाब से पता नहीं क्यों भूल जाता है। उसको ये लगता है कि जिस धड़े में वो है, उसके जो लीडर हैं या जो उसके नेता हैं, वो जो सोच रहे हैं वही सही है, और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उस धड़े के नेता अपने स्वार्थ के लिए वो उनको अपने हिसाब से चलाया करते हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो अपने ही फॉलोअर्स को भूल जाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम एक पढ़े लिखे सभ्य समाज के रहने वाले लोगों में से हैं। आज भारत विकास की एक नई गाथा को लिख रहा है, जो कि शायद ही विश्व आश्चर्यचकित है कि भारत के विकास की गति को देख करके इसमें पुरानी सरकारें, आज की सरकारें, सभी का योगदान रहा है। आजादी के इतने कम समय में बहुत से देश हमारे साथ ही आजाद हुए, लेकिन उनमें इतनी विकास की धारा नहीं है जितनी हमारे अंदर है, और उसका एक प्रमुख कारण है हमारे समुदायों के बीच एकता। आज हम ये नहीं सोचते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, आज कौन देश के लिए हिंदू ने ज्यादा किया या मुसलमान ने ज्यादा किया। आज हम एक भारतीय की धारणा से काम कर रहे हैं, और ये तुष्टीकरण की राजनीति या पोलराइजेशन इस धारणा के लिए बहुत घातक है, क्योंकि ये विकास की धारा को सिर्फ रोकेगा ही नहीं बल्कि गर्त में भी ले जाएगा। और हमें कंट्री फर्स्ट या देश प्रथम की भावना से जो है विकास की धारा में आना पड़ेगा। हमको अपने समुदाय या ऐसे लीडर्स के प्रभाव से दूर होना पड़ेगा जो तुष्टीकरण की राजनीति कर हमारे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारा उपयोग कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सामाजिक मुद्दों के चैप्टर में हम एक विषय और लेंगे जो कि बहुत ही शोषण का और सशक्तिकरण का, महिला सशक्तिकरण का, या महिला कुप्रथाएं जो है, तमाम सारी कुप्रथाएं हैं महिलाओं के लिए, कुरीतियां हैं, उन सब पर भी हम एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।